प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सामने 27 मई के जो करंट अफेयर है और इस करंट अफेयर में हम लोग बात करेंगे किस प्रकार जो ये टिड्डी दल आया हॉर्न ऑफ अफ्रीका से होते हुए ओमान में जिसकी उत्पत्ति हुई साइक्लोन के कारण, और उसके बाद में कैसे है ना ईरान पाकिस्तान होते हुए भारत में एंटर हुआ और इसके पीछे क्या कारण है कि टिड्डियाँ क्यों पैदा हुई, पिछले 2 साल में ये समस्या क्यों दिखाई दे रही है ज़्यादा, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा 4 धाम प्रोजेक्ट क्या है और इसमें किस प्रकार चंबा में हमने एक टनल बनाई है, तो इन सभी जो गहरे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर पूरे भारत में चर्चा हो रही है उस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं आज। तो देखिए आज आपको बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी और मैं डायग्राम के माध्यम से आपको इन सभी को प्रस्तुत करता हूँ। सो लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक। तो सबसे पहला जो सेक्शन आ रहा है वो आ रहा है हमारा 4 धाम प्रोजेक्ट का, राइट। तो देखिए हम वी आर कवरिंग 27 मई ऑफ करंट अफेयर, राइट। 4 धाम परियोजना, तो देखिए 4 धाम परियोजना क्या है कि अभी हाल ही में चर्चा में क्यों आया था कि जो श्री नितिन गडकरी जी हैं, है ना, जो केंद्रीय मंत्री हैं, है ना, रोड मिनिस्टर जो, और है ना, तो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 4 धाम परियोजना के तहत सीमा सड़क संगठन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये भारत के जितने भी बॉर्डर्स हैं उस एरिया में, है ना, जितने भी भारत के बॉर्डर रोड्स होते हैं उनको डेवलप करने का काम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करता है। तो इसने हाल ही में क्या है, चुंबा सुरंग, ये चुंबा सुरंग जो है ना लगभग ये 440 मीटर की है, 2019 में 440 मीटर की है और 2019 में इसका काम शुरू हुआ था। इस कोविड पेंडेमिक के चलते भी इन्होंने काम कंटिन्यू रखा और अभी हाल ही में इसका है ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन किया है, तो इसलिए चर्चा में है। तो हम पढ़ेंगे कि 4 धाम परियोजना है क्या। तो देखिए श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में 4 धाम राष्ट्रीय राजमार्ग संपर्क परियोजना, जो कि ऑल वेदर रोड होगा, आपने सुना होगा कि जो भी उत्तराखंड और हिमालय का जोन है वो एक इको सेंसिटिव जोन है और वहाँ पर भूकंप भी बहुत ज़्यादा आता है। तो इस प्रकार की परिस्थिति में और जो है लैंड स्लाइडिंग का भी बहुत ज़्यादा कंडीशन होती है, तो इसलिए क्या है, इस प्रकार के रोड होने चाहिए जो सभी मौसम में क्या है आराम से सहजता से वहाँ पर काम हो सके। तो यहाँ पर क्या है, मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ जिससे आपको एकदम क्लियर होगा कि किस प्रकार से ये किस तरह से काम हुआ है। तो देखिए सबसे पहले बात आ रही है पिलग्रिमेज सेंटर की, राइट। अब देखिए यहाँ पे तो ये जो पिलग्रिम प्रोसेस है इसमें देखिए ये 4 जगह हैं, इन 4 जगहों को ये क्या कहा गया है, 4 धाम कहा गया है। लेकिन आप याद रखेंगे ये छोटा 4 धाम है, एक्चुअल 4 धाम क्या है उसको हम लोग अलग से देखने वाले हैं। वह 4 धाम जो जगत गुरु शंकराचार्य ने 4 अलग अलग कोने में, जैसे पूर्व में पुरी, पश्चिम में द्वारिका, उत्तर में बद्रीनाथ और दक्षिण में रामेश्वरम, एक्चुअल में 4 धाम वो है। लेकिन उत्तराखंड में जो 4 धाम है वो कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है, एक तो है यमुनोत्री, गंगोत्री, है ना, और केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये जो 4 जगह हैं ये ही क्या है 4 धाम के नाम से जानी जाती है ना। तो देखिए इसके लिए क्या है, रोड डेवलपमेंट किया है और ये जो पूरा प्रोजेक्ट था, जो 4 धाम प्रोजेक्ट था, वो कितने हजार करोड़ का प्रोजेक्ट है जो भारत सरकार ने 2016 में नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है, वो 12,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट था, राइट। तो ये पॉइंट्स आपको कुछ क्लियर होने चाहिए। और यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा कि किस प्रकार यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है और रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, है ना। तो इस तरह से ये जो सेक्शन है ये हम जियोग्राफी में अलग से देख लेंगे, है ना। तो ये जो 4 जगह हैं उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, 4 धाम कहते हैं, राइट। तो इसके बाद में देखिए जो एक्चुअल 4 धाम है वो क्या है, तो एक्चुअल 4 धाम ये हैं जो कि आचार्य जगत गुरु जो है, जगत गुरु, इन याद रखना, जो जगत गुरु शंकराचार्य हैं, माफी चाहता हूँ, जगत गुरु जो शंकराचार्य है उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था, है ना, वो हुआ था दक्षिण भारत में, केरला में उनका जन्म हुआ था। और उन्होंने एक भारत को सूत्र में बांधने के लिए क्या किया, बद्रीनाथ नॉर्थ में जो है, और पूर्व में पुरी जो कि उड़ीसा में पड़ता है, द्वारिका गुजरात में, और रामेश्वरम, ये जो 4 हैं इन्हें एक्चुअल में हम लोग 4 धाम कहते हैं। 4 धाम हम लोग एक्चुअल में इन्हें कहते हैं, लेकिन उत्तराखंड में जो है वो एक जो है छोटा 4 धाम के नाम से जाना जाता है, राइट। तो देखिए
तो देखिए इसके बाद में हम लोग आते हैं कि तो चार धाम जो है यह 2016 में भारत सरकार द्वारा ऑल वेदर रोड बनाया गया और इसमें कुल राष्ट्रीय राजमार्ग के 889 किलोमीटर की सड़क बनाई जाएगी कैलाश मानसरोवर से सटे हुए स्थान पर। अब इसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्यों बना रहा है, बीआरओ क्यों बना रहा है? क्योंकि ये रोड इस प्रकार बनाए गए कि भविष्य में कभी चाइना से युद्ध भी होता है तो हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के रोड का प्रयोग करके और हमारे जो बॉर्डर तक जो है हमारे सैनिकों को, बैटल टैंक्स को, है ना, हमारे और जो आर्टरी मशीन्स है उन सभी को आराम से पहुंचाया जा सके। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसीलिए इसका डेवलपमेंट किया है। तो इससे हम लोग ना कैलाश मानसरोवर तक की यात्रा भी आसानी से कर सकते हैं, वहाँ पर भी पहुँच सकते हैं ना। देखिए नए सड़कों का निर्माण, सड़कों का चौड़ा करना, ढलान वाले जो हिस्से हैं सुरक्षात्मक जो है दीवारों को चौड़ा करना, इस तरह के सभी काम यहाँ पर किए जाएंगे। और ये जो क्षेत्र है इसमें चिंताएं क्या जुड़ी हुई है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता होगा कि पूरे भारत को 5 अर्थक्वेक जोन में बांटा है। अर्थक्वेक जोन का मतलब है भूकंपीय क्षेत्र। तो ये जो 5 अर्थक्वेक भूकंप क्षेत्र हैं इसमें सबसे ज़्यादा तीव्र सेंसिटिव जो क्षेत्र है ना यही उत्तराखंड और हिमालयन क्षेत्र है, राइट। तो ये एक इको सेंसिटिव जोन है, यहाँ पर पहाड़ और लगातार कटते रहते हैं क्योंकि हिमालय एक नेसेंट नया पर्वत है तो वो जो है बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग भी होती है ना। और भागीरथी घाटी पर्यावरण के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इको सेंसिटिव जोन माना जाता है। तो अब इसके लाभ क्या होंगे, तो इसका लाभ विशेषकर जो है ना, एक तो जो है पर्यटन को बहुत ज़्यादा, तीर्थ पर्यटन और पिलग्रिमेज क्या होते हैं, पिलग्रिम्स कौन होते हैं, पिलग्रिम्स होते हैं तीर्थालु। तो ये एक प्रकार का दर्शनार्थी जो है उनके लिए एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ताकि आराम से जो है वो लोग उत्तराखंड के जो छोटा चार धाम जिसे कहते हैं आसानी से यात्रा कर सके। और चीन पर सैन्य संसाधनों की गतिशीलता में भी तेजी आएगी। चीन के आक्रामक रवैये के लिए हमने ये रणनीतिक सड़कों का निर्माण किया है जिसका निर्माण किसने किया है, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पॉइंट्स कुछ आपको एकदम कवर हो गए होंगे। अब देखिए अगला जो सेक्शन है वो भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है और वो है टिड्डियों का जो अटैक हुआ है ना। चलो इससे पहले हम लोग ये खरीद जैम पोर्टल देख लेते हैं। तो देखिए सार्वजनिक खरीद जैम पोर्टल, आपने नाम सुना होगा, भारत का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना थी। GEM क्या है, गवर्नमेंट ई मार्केट, इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है, जैम कहा जा रहा है, गवर्नमेंट ई मार्केट। तो देखिए पिछले सालों में क्या होता है, तो देखिए पिछले सालों में क्या होता है, जब भी भारत जो है भारत में जो है जितने भी कृषि उपज होती है वो इस प्रकार कर दी गई कि भारत का कोई भी किसान किसी भी भारत के कोने की मंडी में बेच सके और उसके दाम के बारे में भी पता चल सके। तो भारत ने क्या करा, अलग अलग जो कस्बे हैं, टाउन हैं, जो शहर हैं, उसमें एक ई मार्केट प्रोजेक्ट निकाला, गवर्नमेंट ई मार्केट। और वहां पर क्या है, किसानों को पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी के साथ एक ही रेट पर जो है ना वो अपने खाद्यान्नों को बेच सकते हैं। तो इस तरह से भारत ने एक बहुत अच्छी परियोजना लाई ताकि जमाखोरी जो है, जो काला बाजारी है, जो बीच में बिचौलिए लोग जो है ना किसानों का सारा जो है जो एक्चुअल में उनका मार्जिन मार जाते हैं उससे बचाया जा सके। तो बेसिकली ये उद्देश्य था इसके पीछे। तो अब हम लोग समझते हैं सारी कहानी है। देखिए तो देखिए ऑनलाइन खरीद का एक मंच है जैम, जिसे क्या बोल रहे हैं, गवर्नमेंट ई मार्केट। और ये बेहतर फीचर्स के साथ पेश किया गया और एक शक्तिशाली सर्च इंजन। देखिए कोई भी चीज़ जब एक इंटरनेट पर है तो आसानी से लोग सर्च कर लें कि किसका नाम क्या, तो सर्च इंजन भी बहुत पावरफुल होना चाहिए, जिस प्रकार हम लोग गूगल को यूज़ करते हैं। ब्रांड की नई पहचान, उत्पाद स्वीकृति में तेजी, यदि मेरा कोई नया उत्पाद है, मैंने नया प्रोडक्ट बनाया है कृषि से संबंधित, तो उसको तुरंत क्या है, ऐड कर लिया जाए पोर्टल पर। तो ये एक नया पोर्टल है जो वस्तुओं और सेवाओं को तेजी से श्रेणी तैयार की जा सकेगी, मतलब उनको एनलिस्ट किया जा सकेगा, किसी को कुछ भी खरीदना है तो वहाँ से खरीद सकता है। तो जैम 4.0 का विकास किया जा रहा है। ये कुशल, बेहतर, एकीकृत और बुद्धिमान और अधिक समावेशी, मोर इंक्लूसिव होगा, राइट। तो ये सभी जो है ई मार्केट, जैम गवर्नमेंट ई मार्केट, सरकारी ई मार्केट की विशेषताएं। तो ये मार्केट खोला कब गया था, इस प्रकार का पोर्टल जो है 2016 में शुरू हुआ। तो ये सब क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजना है ना। और इसमें जो है ना पूरे भारत देश में एक यूनैनिमिटी, एक समानता आएगी।
तो देखिए आगे चलते हैं। तो भारत सरकार का जो वाणिज्य विभाग है उसके द्वारा गठित सरकारी ई बाजार एक अत्याधुनिक सार्वजनिक खरीद का मंच है। किसी को कुछ भी खरीदना है तो नेशनल लेवल पे कॉमन प्लेटफॉर्म और कॉमन रेट्स, एक समान रेट से कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है। तो अत्यंत पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, दक्षता मतलब कि एडेप्ट दक्षता सुनिश्चित होगी और बोली भी लगाई जा सकती है, नीलामी भी किया जा सकता है, इस प्रकार से सामंजस्य किया जा सकता है। तो ये जैम है, जैम याद रखना 2016 में मोदी सरकार जो है लेकर आई थी। अब जो हम आ रहे हैं वो आ रहे हैं विध्वंसकारी टिड्डियों का जो हमला हुआ है। तो इस हमले पर हम लोग बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। तो ये जो टिड्डी दल है वो आया क्यों, तो ओमान और यमन के अंदर जो साइक्लोन आए थे अभी 2 साल पहले 2018 में, तो इन साइक्लोन के चलते क्या हुआ, पहले कभी ओमान यमन में बारिश नहीं होती थी। और जो टिड्डी है एक्चुअल में इनको डेजर्ट टिड्डी या लोकस्ट कहा जाता है। तो इनको जब नमी मिल गई तो इनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा संख्या में हो गया। और उसके बाद में ये टिड्डी दल एक तो गया हॉर्न ऑफ अफ्रीका, दक्षिण में अफ्रीका की तरफ, और ये उत्तर में होता हुआ हवा के रुख के साथ सऊदी अरेबिया, ईरान और फिर पाकिस्तान होते हुए भारत में एंटर कर जाता है। पिछले 2 साल से समस्या इसलिए आई क्योंकि इनका लार्ज प्रोडक्शन जो है ना वहाँ डेजर्ट इलाका ओमान यमन में बहुत ज़्यादा हो गया। और ये टिड्डी जो दल है वो 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा सकती हैं, एक दिन में 150 से 200 किलोमीटर ट्रैवल कर जाती है। और अपने भार जैसे 2 ग्राम 3 ग्राम जितने के होते हैं ये, उतने भार का पूरा जो है कृषि को खा जाती है। और जहाँ पर भी इनको नमी मिलती है, पेड़ मिलते हैं, वहाँ पर जाकर ये अपना डेरा बसा लेती है। और इनका जो जीवन काल है वो 3 से 5 महीने का है। तो इसका मतलब ये है कि ये टिड्डी दल जब भारत में प्रवेश कर गया है तो ये खरीफ फसल को भी नुकसान पहुंचाएगा, जो कि हम लोग जुलाई अगस्त में बोना शुरू कर देंगे बरसात के समय में। तो ये बहुत ही भयावह स्थिति है। इस सभी चीज़ों को हम एक डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं कि कैसे ये टिड्डियाँ जो है भारत में प्रवेश करती है। देखिए हम लोग आगे देखते हैं। तो आपको 4 धाम प्रोजेक्ट तो एकदम क्लियर हो ही गया होगा, है ना, ये एक्चुअल 4 धाम प्रोजेक्ट ये है। अब देखते हैं अगला। तो देखिए टिड्डी दल किस प्रकार जो है, ये टिड्डी दल किस प्रकार भारत में एंटर करता है उस पर और बात कर लेते हैं, है ना। तो देखो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका दिख रहा होगा, है ना, और जो है यमन दिख रहा होगा, है ना। तो चलिए, तो देखिए ये जो टिड्डी दल है, 1 मिनट में पेन को तो देखिए यमन में एक विशेष प्रकार का, अभी हम लोग पूरा चीज क्लियर कर देंगे। ये यमन देश है, यहाँ पर ये जो है ना इसको बोलते हैं अरेबिक पेनिनसुला। ये अरेबिक पेनिनसुला है, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये अरेबिक पेनिनसुला है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला, याद रखेंगे, सबसे बड़ा प्रायद्वीप दुनिया का अरेबिक पेनिनसुला, राइट, है ना। अब देखिए तो यमन में क्या हुआ, यमन में और ओमान में जो ये साइक्लोन यहाँ से जनरेट हुआ, यहाँ पर इन टिड्डियों को मौका मिल गया। और एक क्या है, कुछ टिड्डियों ने एक्चुअल में ये यहाँ पर जो डेजर्ट है, यहाँ से टिड्डियाँ क्या होती थी, यहाँ आ जाती थी। और इस साइक्लोन से क्या हुआ, इनको बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ गई यहाँ। और फिर ये टिड्डी दल जो है सऊदी अरब से होता हुआ ईरान, फिर पाकिस्तान और फिर भारत के बाड़मेर जैसलमेर में, और अभी हवा के रुख के साथ में ये मध्य प्रदेश में एंटर कर गया है। और इसकी उम्मीद ये थी कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा जो है प्रभावित करेगा, लेकिन भविष्य में ये उत्तर प्रदेश में भी एंटर हो जाएगा। राजस्थान के जो है 20 जिले, डिस्ट्रिक्ट इससे प्रभावित हुए हैं। और पूरा भारत और इवन नरेंद्र मोदी जी ने भी क्या है इसके ऊपर जो है अभी संज्ञान लिया और मीटिंग की है। तो इस प्रकार से टिड्डी दल आगे बढ़ रहा है। अब देखिए अगले डायग्राम में और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये जो लोकस्ट है, लोकस्ट क्यों बोला इसको, क्योंकि टिड्डियों को लोकस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। कमिंग टू इंडिया, इंडिया ही राजस्थान और गुजरात में, ओरिजिनेट फ्रॉम हॉर्न ऑफ अफ्रीका। जो ये वाला पार्ट है अफ्रीका का, ये वाला जो पार्ट है, ये ऐसा लगता है जैसे कि कोई सींग हो, हॉर्न हो राइनोसॉर्स का। तो ये इथियोपिया, जिबूती, सोमालिया, इरिट्रिया, ये इरिट्रिया ऊपर है। तो इन देशों से ये टिड्डी क्या हुई, यहाँ पर साइक्लोन के चलते उनको बहुत मैच्योरिटी मिल गई। और फिर इन्होंने जो है पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा इन्होंने कॉटन को ख़राब किया है अभी। तो ट्रैवर्स मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज बिफोर कमिंग पाकिस्तान। एंड ये जो लोकस्ट है वो दिन में लगभग 150 से 200 किलोमीटर प्रति दिन के हिसाब से चल सकती है, और जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये स्पीड कर सकती है।
और ये लगभग जो है इसकी संख्या बताते हैं कि ये 8,000 करोड़ की संख्या में भारत आ चुकी है। तो पूरा का पूरा जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है हमारा, पूरा भारत जो है इसके अंदर मुस्तैदी के साथ में काम कर रहा है ना। अब देखिए लोकस्ट के बारे में आपको पूरी बात पता चल गई होगी कि क्या किस तरह से हो रहा है ना। तो यहाँ पर आपको और एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये है ना, यहाँ पर जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है यहाँ से है ना, ये होते हुए ट्रैवल पीछे भी किया, बैक आगे भी किया और इस प्रकार भारत में एंटर हो गए। तो यहाँ से ये स्वाम जो हैं ये इकट्ठा होकर आगे पहुँचते चले गए। अब देखिए हम लोग डायग्राम पे आ जाते हैं, हमारे मेन कंटेंट पे आ जाते हैं। तो देखिए तो यहाँ पर देखो पिछले 2 साल से ज़्यादा समस्या उत्पन्न हुई है टिड्डियों की, अचानक सुर्खियों में आया। उसके पीछे कारण मैंने बता दिया आपको कि पिछले 2 साल पहले जो है ना, जो 2 तूफान साइक्लोन आए थे उनके सभी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो पाकिस्तान से राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा होते हुए मध्य प्रदेश में टिड्डियों दल ने तांडव मचा दिया है और उत्तर प्रदेश में भी घुस गए ये, और हवा के बहाव के कारण पूरा दल अभी मध्य प्रदेश की तरफ मुड़ गया है। और आखिर इतने भारी संख्या में टिड्डी आए कहाँ से, मूल स्थान कहाँ है, क्या यह पाकिस्तान है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में तो क्या हुआ कि पाकिस्तान वाले यदि रोक लेते है ना तो बहुत ही सहज हो जाता, भारत के अंदर भी रुक जाता, लेकिन पाकिस्तान ने जो है ना प्रॉपर छिड़काव नहीं किया, जो मैं भी टीवी और न्यूज़ चैनल में देख रहा था। तो क्या कारण है कि टिड्डियों का हमला हुआ है? तो IFS जो है प्रवीण कसवान क्या बताते हैं कि मुख्य कारण मई और अक्टूबर में जो 2018 में खाड़ी देश जैसे ओमान, यमन में एक तो मैकून और लुबान, याद रखना ये नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, मैकून और लुबान, ये 2 साइक्लोन आए थे और इन साइक्लोन चक्रवाती तूफान के कारण जो है ये टिड्डियों की अपार संख्या हो गई, क्योंकि जब ये इनको नमी मिल जाती है तो इनको क्या है, खाद्य पदार्थ की ओर ये आकर्षित होते हैं। इनमें विशेष प्रकार का एक एंजाइम होता है जो इनको एक दूसरे के प्रति आकर्षित करता है और फिर ये संख्या में अपने बहुत तेजी से वृद्धि लाते हैं। तो देखिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता होगा FAO का मुख्यालय इटली में रोम में स्थित है, ये सब पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। तो इसके मुताबिक जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है जिसमें सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती, यहाँ के रेगिस्तानी टिड्डियों को लेकर बेहद गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई और रिकॉर्ड संख्या में टिड्डियाँ पैदा हुई और भयावह अख्तियार कर सकते हैं कि किस प्रकार, और बहुत तेज़ी से इन्होंने अंडे देना शुरू कर दिया। ये मैंने आपको सारी जानकारी पहले ही बता दी है। 150 किलोमीटर की स्पीड में उष्ण कटिबंधीय एक प्रकार के ये लोकस्ट हैं, कीड़े हैं जो कि डेजर्ट होते हैं, रेगिस्तान में पाए जाते हैं। प्रतिदिन अपने वजन का 2 ग्राम वनस्पति खा लेते हैं, है ना, और एक जटिल समस्या बनी हुई है। तो ये लोकस्ट का पॉइंट आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए आपने पिछले दिनों में एक बात सुनी होगी, पिछले दिनों में आपने क्या बात सुनी होगी कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात, इन 3 राज्यों ने जो श्रम कानून है उसमें बहुत ही बड़ा चेंज किया है और उसके चलते क्या है कि जो मजदूर 8 घंटे काम करना है उसको 12 घंटे भी करवाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जो मजदूर है उनके जो हक है उनका हनन हो रहा था। तो कई सारी जो NGOs, कई सारे जो एक्टिविस्ट हैं वो आगे आए और उन्होंने देखा केंद्र सरकार भी उसमें संज्ञान नहीं ले रही है। तो फाइनली क्या है, कई लोगों ने है ना अपनी गुहर कहाँ पर लगाई है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में, और वहाँ से जब दबाव आया तो उसके चलते भारत की केंद्र सरकार ने फिर राज्यों को बोला कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इस प्रकार इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार कानूनों के लिए लड़ता है, और इसीलिए हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो है ना जो है संस्थाओं की आवश्यकता होती है। तो अब देखिए हमने तो आपको एकदम जो मैंने आपको समझाया वो अब पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने विभिन्न राज्यों द्वारा जो श्रम कानून में फेरबदल किए ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, लॉकडाउन के चलते, है ना, लॉकडाउन के चलते ये सब जो हुआ, तो निलंबन जो किया इन्होंने, तो चिंता व्यक्त की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं, मतलब नरेंद्र मोदी जी को बहुत अच्छा प्रधानमंत्री माना जा रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो उनके जो प्रतिबद्धताएं हैं, उनका जो काम करना चाहिए था उनको, उस मामले में मैं राज्यों को स्पष्ट संदेश भेजने और प्रभावी सामाजिक संवाद कायम करने को कहा। तो ILO ने नरेंद्र मोदी जी को क्या है सीधा सीधा ये कहा कि आप इसके ऊपर संज्ञान लें। ठीक है, तो पृष्ठभूमि पर हम लोग ज़्यादा नहीं चलेंगे क्योंकि
इंटक, एकट, C2, ये विभिन्न प्रकार के केंद्रीय श्रम संगठन हैं, है ना, जिन्होंने क्या करा, 14 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में एक पत्र लिखकर इस पर जो भारत के अंदर विभिन्न राज्यों में जो ये कार्य विधि हो रही थी, क्रिया विधि हो रही थी, उसके ऊपर जो है ना हस्तक्षेप, एक जो इंटरफेरेंस करने की मांग की है। तो देखिए भारत ने ILO के साथ कई संधियों पर हस्ताक्षर किए। देखिए जब भारत जैसा देश जब संधियों पर हस्ताक्षर करता है तो भारत बाध्य है कि उसे ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात माननी होगी, और कानूनी ढांचे में जो परिवर्तन लाया गया वो इतना आसानी से नहीं कर सकता। और यदि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, NGOs यदि गुहार लगाते हैं तो क्या है, उसमें व्यापक परिवर्तन लाने के लिए वो एक प्रकार से भारत देश पे दबाव बना सकता है। तो भारत सरकार को श्रमिकों के जो मूल अधिकार, जो उनके राइट्स हैं, उनको एक तरफा उन्मूलन, रूट आउट या एबॉलिश नहीं कर सकता भारत देश, है ना। तो संगठनों ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात की जो ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 को इन्होंने स्थगित कर दिया। तो ट्रेड यूनियन यदि अधिनियम ही जो है संशोधित कर दिया तो वो यूनियन नहीं बना पाएंगे, तो किसी प्रकार का प्रेशर ग्रुप की तरह से वो काम नहीं कर पाएंगे और सरकार अपनी मनमानी चलाती रहेगी, है ना। तो ILO क्या है इस पर भी पढ़ लेते हैं। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक, जो इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स हैं, उनको ये तय करती है और बहुत ही अच्छा काम करा। जैसे भारत के अंदर भी इन्होंने देखो हस्तक्षेप किया। तो ILO एक अनूठा त्रिपक्षीय ढांचा जिसमें सरकारें, गवर्नमेंट, नियोक्ता जो भी है ना, और श्रमिक प्रतिनिधित्व जो है वो एकजुट होकर निर्णय लेते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, ये प्रश्न बहुत बार आया, याद रखना। ILO जिसका मुख्यालय रोम में है, वर्साई की संधि के तहत संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित ये जो है एजेंसी, और इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, है ना। तो ये आपको एकदम पॉइंट क्लियर हो गया होगा ILO से रिलेटेड कि जेनेवा में, याद रखेंगे, है ना। सो ये जो है ILO का जो मुख्यालय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये तो सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो इसका मुख्यालय रोम में है, ये मैंने जल्दी में आपको बोल दिया। ILO का मुख्यालय बिल्कुल करेक्ट है, जेनेवा में स्थित है। इसके बाद में बात आ रही है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। आपने बहुत बार सुना होगा एक टर्म इंटरपोल, इंटरपोल, है ना। इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, इंटरपोल का हेडक्वार्टर जो है वो लंदन में, और इसको अंतर्राष्ट्रीय पुलिस भी कहते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय पुलिस क्या करती है, इसके ऊपर भी हम लोग थोड़ी सी एक चर्चा कर लेते हैं। तो इंटरपोल जो है ना, ये क्या है, जैसे पूरी दुनिया की जो पुलिस है तो उनके बीच में भी तो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जैसे नीरव मोदी वाला केस है, जैसे कई प्रकार के केसेस आते हैं, तो प्रत्यार्पण करना, उसको सुपुर्द करना उन व्यक्तियों को जो किसी और देश में है ना, जो है मेलफीजेंस करके आए, किसी भी प्रकार का दुष्कर्म करके आए, तो उसको रोकने के लिए दुनिया की सभी पुलिस के बीच में जो कोऑर्डिनेशन बनाना है वो इंटरपोल करता है। तो इसी प्रकार से क्या हुआ, नीरव मोदी वाले केस में भी जो है ना, उनके भाई जो है उनके ऊपर क्या प्रक्रिया हुई है ना, रेड कॉर्नर नोटिस उन्होंने जारी किया। तो ये सभी जो है ना आपको समझ में आएगा। इंटरपोल का मुख्यालय जो है लंदन में। तो हम लोग आगे, तो देखिए बहुत ही अच्छा सेक्शन है ये भी। तो देखिए इंटरपोल क्यों चर्चा में आया तो अभी पता चल जाएगा। इंटरपोल ने भारतीय एजेंसियों के आग्रह पर, मतलब इंडियन एजेंसी जो है, हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी जो एजेंसीज हैं, उन्होंने से आग्रह पर भगोड़ा जो नीरव मोदी हीरा व्यापारी जो थे, उनके भाई जो निहाल मोदी है, उनके लिए रेड कॉर्नर नोटिस के लिए रिक्वेस्ट की, और इंटरपोल ने उसको माना भी। क्योंकि नीरव मोदी के जो भाई है निहाल मोदी, उन्होंने बहुत सारे जो साक्ष्य थे उनको जो है ना नष्ट करा, और दुबई के अंदर साक्ष्य को नष्ट करा। तो इस प्रकार के साक्ष्य को यदि नष्ट कर देंगे तो किस प्रकार उस पर कार्रवाई होगी, और इसके प्रूफ के साथ में भारत ने जब उनको सुपुर्द किया तो फिर हमको पता चल गया कि भाई है ना, तो इंटरपोल ने उसको, तो निहाल ने इंटरपोल द्वारा इसे जारी किए जाने के खिलाफ पिछले साल अपील की थी कि भाई ऐसा मत करिए आप। निहाल ने भी गुहार लगाई इंटरपोल में, लेकिन उसकी जो अपील को नामंजूर कर दिया गया और उसके बाद में सार्वजनिक कर दिया गया। तो देखिए बेल्जियम के जो नागरिक है, वर्तमान में उन्होंने कहा कि नागरिकता ले रखी है, बेल्जियम के नागरिक निहाल दीपक मोदी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो, जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है भारत का, है ना, उसने जो है उनके ऊपर कार्रवाई की इस एजेंसी ने। और भाई नीरव मोदी के द्वारा जो पंजाब नेशनल बैंक में उन्होंने धोखाधड़ी की थी, कथित तौर पर कड़ी को ख़त्म करने और दुबई के साक्ष्य को नष्ट करने का उनके ऊपर आरोप है, और इसलिए उनके लिए रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो जारी किया गया।
तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये प्रत्यार्पण संधि भी होती है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, आपको ये याद रखना है। अलग अलग देशों के साथ में भारत की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भी है, प्रत्यार्पण, कि यदि कोई भी जो है मेलफीजन, दुष्कर्म करके किसी और देश में भाग जाता है तो उसको प्रत्यार्पित करके हमारे देश में वापस लौटाया जाए। तो इस प्रकार से क्या है, जो है देश एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। देखिए इंटरपोल क्या है, इंटरपोल एजेंसी के बारे में बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इंटरपोल इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, यानी इंटरपोल एक संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दुनिया की सभी पुलिस है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन, समन्वय स्थापित करती है, और है ना, बीच में समन्वय स्थापित करना। और इसका सबसे पहली बार जो विचार रखा गया था वो मोनाको, एक छोटा सा देश है, उसमें 1914 में रखा गया था, राइट। और आधिकारिक रूप से जो इंटरपोल की स्थापना हुई है वो 1923 में, 1923 में इसकी स्थापना हुई है ना। और अपराध जो है अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस आयोग, और इसका इंटरपोल नाम कब रखा गया, 1956 में। इंटरपोल नाम बाद में आया, इसको आधिकारिक रूप से 1923 में बना दिया गया था, लेकिन पहली बार इसकी अनुशंसा कब हुई थी, 1914 में। तो पुलिस विशेषज्ञता और क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए अपना काम करता है, ठीक है। और ये कई प्रकार के नोटिस जारी कर सकता है। इसका मुख्यालय जो है वो लंदन में है। अलग अलग प्रकार की भाषाओं में, 4 भाषाओं में जो है ना ये नोटिस जारी करता है, जिसमें अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी और स्पेनिश, इन 4 भाषाओं में। और ये अलग अलग जो नोटिस जारी करता है उसमें सबसे जो सीवर माना जाता है वो रेड कॉर्नर नोटिस होता है, याद रखेंगे, रेड कॉर्नर नोटिस, है ना। उसके तहत क्या है, यदि किसी भी देश में देखिए रेड कॉर्नर नोटिस जो है, तो आपसे प्रश्न कैसे आएगा, आपसे प्रश्न ये आ सकता है कि हाल ही में किस जो है अपराधी के खिलाफ भारत सरकार की जो सीबीआई की जब रिक्वेस्ट किया तो इंटरपोल ने जो रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया, तो आप क्या बताएंगे, निहाल मोदी जो है, निहाल दीपक मोदी, ये भाई हैं नीरव मोदी के। और पंजाब नेशनल बैंक का आपको पूरा जो हीरा व्यापारी वाला केस आपको पूरा क्लियर ही होगा कि बहुत बड़ा जो है उन्होंने कई 10,000 करोड़ से ऊपर जो है ना पूरा हेर फेर किया था। आगे चलते हैं। तो इंटरपोल आपको समझ में आ गया, इंटरपोल क्या है ये भी समझ में आ गया, है ना। रेड कॉर्नर नोटिस एकदम क्लियर है। अब बात करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा। जैसे आप सुनते होंगे अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज जो है ना वो आर्टिकल 312 में आता है ना। और ऑल इंडिया सर्विसेज के तहत IAS, IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, IFS एक फॉरेस्ट सर्विसेज भी होता है, IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। तो ये सभी जो है ना ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, जिसमें है ना व्यक्ति को किसी भी जगह अपॉइंट किया जा सकता है केंद्र के माध्यम से, और IPS वगैरह, तो ये ऑल इंडिया सर्विसेज होती है ना। तो देखिए IPS, IAS है ना, ये ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। लेकिन अब तक जो है ना हमारे जो जजेज हुआ करते थे उनको अपॉइंट कौन करता था, राज्य के अंदर जो है, जो राज्य का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, पब्लिक सर्विस कमीशन, वो जैसे आपने सुना होगा कि जो है ना RPSC जो है, RPSC लॉ के एग्ज़ाम लेती है, राजस्थान की जो RPSC लॉ के एग्ज़ाम लेती है और उसके माध्यम से जज बनते हैं। तो अब हमको आवश्यकता लगी कि पूरे देश की जिस प्रकार IAS अधिकारी चुने जाते हैं उसी प्रकार सरकार ने एक प्रवेश परीक्षा की शुरुआत की है अधीनस्थ अदालतों में अधिकारियों की भर्ती के लिए। और ये अब जो है ना ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। तो इसके लिए भी जो है ना विधेयक अंतिम रूप से प्रक्रिया इसकी पूर्ण कर दी गई है। अखिल भारतीय परीक्षा में सफल होने वाले व्यक्तियों को, बच्चे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको जो है उच्च न्यायालय और राज्य सरकार में नियुक्त किया जाएगा। और मसौदा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है प्रस्तावित अखिल भारतीय सेवा, तो देखो अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के बारे में बहुत समय से रिक्वेस्ट आ रही है ना। और इसको जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत अखिल न्यायिक सेवा को भी 1976 में 42वें संशोधन के तहत 312 में ऐड किया था। ऑल इंडिया सर्विसेज तो ऑलरेडी थे, ऑल इंडिया सर्विसेज। ये आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है मैं आपको बताता हूँ कि ऑल इंडिया सर्विसेज पर हमेशा ये प्रश्न आता है कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं वो जैसे IAS, IPS, ये सभी जो सर्विसेज हैं इनके ऊपर जो भी कानून बनाने का जो हक है वो जो है राज्यसभा का है। जैसे
ज़्यादा शक्ति हमारे पार्लियामेंट में किसको प्राप्त है, ज़्यादा शक्ति प्राप्त है हमारे देश में जो है लोकसभा को, बहुत अधिकांश। लेकिन ऑल इंडिया सर्विसेज पर कोई कानून बना सकता है तो वो कौन बना सकता है, वो बना सकता है राज्यसभा, और 312 के तहत ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो लागू होती है ना। तो अब हम लोग आगे, तो देखिए ऑल इंडिया सर्विसेज ये जो है इसको अब जो है ना जुडिशियल सर्विसेज को भी ऐड कर लिया गया, और निचली अदालतें जो हैं, न्यायपालिका की प्रशासनिक नियंत्रण करना। और भारत में वर्तमान में कुल कितने हाई कोर्ट्स हैं, कुल 25 हाई कोर्ट्स हैं। अब इन्हीं व्यक्तियों को क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, तो एक पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, है ना। ऐसा नहीं होगा कि राज्य के अंदर किसी तरह का, है ना, केंद्र से आयोजित एग्जाम के माध्यम से जो स्टूडेंट्स जो भी सेलेक्ट होंगे उनको जज बनाया जाएगा, और वो जज प्रमोट होके जो है ना जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो जजेस का काम करेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो लेकिन ऐसी आकांक्षा लगती है कि कई बार दक्षिणी राज्य में यदि उत्तर, क्योंकि देखो ऑल इंडिया सर्विसेज में क्या होता है, जो है ना उत्तर प्रदेश का कोई कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ और उसको पोस्ट कर दिया गया तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु की लोकल लैंग्वेज तो वो समझता ही नहीं, जबकि न्याय तो क्या होगा, तमिलनाडु के लोकल भाषा में होगा, तो वो कैसे समझ पाएगा। तो व्यक्ति जो है दक्षिण राज्य में कैसे सुनवाई करेगा। और लेकिन सरकार का मानना है कि जिस प्रकार आईएएस आईपीएस अधिकारी भी भाषा के अवरोध, द बैरियर ऑफ लैंग्वेज को पार कर चुके हैं, तो ये लोग भी जो है ना दिस बैरियर को पार कर लेंगे। तो फाइनली वी विल सी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज एज वेल, है ना। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अभी मध्य प्रदेश की सरकार के साथ जो केंद्र सरकार ने 22,000 करोड़ की बहुउद्देशीय परियोजना, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, जैसे भारत का जो पहला प्रथम मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट कौन सा था, तो वो था आपका जो दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट है ना। दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट वाज दी फर्स्ट मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, और जो है इन्हीं को जवाहरलाल नेहरू ने जो है भारत का मंदिर कहा था। और जो दामोदर घाटी परियोजना है वो हमने जो ली है वो टेनेसी रिवर परियोजना, जो कि अमेरिका में, वहाँ से ली थी। तो इसी प्रकार की एक बहुउद्देशीय परियोजना जिसके अंदर 225 मेगावाट क्षमता की पन विद्युत परियोजना, पन विद्युत का मतलब है पानी गिर के आता है ना, पानी जब है ना ऊपर से हाइट से, ऊंचाई से गिरता है तो है ना। और नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट जो है वहाँ पर नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी के साथ में इन्होंने समझौता किया है, और 12 प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर ऊर्जा का उत्पादन होगा, और ये मध्य प्रदेश में 225 मेगावाट की पन विद्युत ऊर्जा, है ना। एक होता है थर्मल ऊर्जा, थर्मल के अंदर क्या होता है, कोयले से गर्म करके और भाप बना के और फिर टरबाइन चलाए जाते हैं, जबकि ऊंचाई से यदि पानी गिरेगा तो वो पन विद्युत ऊर्जा के नाम से जानी जाती है। तो 12 डिफरेंट है ना, अलग अलग एरिया में, ठीक है। तो ये बनाया जाएगा। अब बात करते हैं, एक बहुत ही अच्छा काम हुआ है, आपको मैंने जो है, आप लोगों ने यदि मेरा एक लेक्चर न देखा हो तो आप देख सकते हैं, मेरा एक लेक्चर अवेलेबल है कोविड कवच, है ना, कोविड कवच और RT-PCR टेस्ट जो है कोविड कवच भारत में लाया, जिसमें 2.5 घंटे में 90 टेस्ट किया जा सकते हैं। और जो है RT-PCR जो टेस्ट होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन टेस्ट, जिसका है ना जो है हम लोग स्क्वैब, नाक के अंदर स्क्वैब डाल के और फिर क्या करते हैं, और गले के अंदर स्क्वैब डाल के रुई के फाये से क्या करते हैं, हम लोग सैंपल लेते हैं। तो उसकी रिपोर्ट जो होती है वो 3 से 4 दिन बाद आती है। तो ये सभी जो है ना, मैंने एक लेक्चर में पढ़ा है कि वी हैव क्रिएटेड अ न्यू कोविड, तो आप वो देख सकते हैं। वो लेक्चर लगभग 17-18 मिनट का है, और मैंने उसमें बहुत अच्छे से, लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया है, तो आप उन्हें देख सकते हैं। तो हम लोगों ने एक और इसी प्रकार का किट बनाया है, और ये किट जो है वो भारत की ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और जो IIT जम्मू और उसके साथ में RIL, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो है वो लार्ज स्केल पे प्रोडक्ट करेगी। तो एक बहुत ही शानदार काम किया है, और इसके तहत जो है ना भविष्य में जिस प्रकार कोविड के केसेस, अभी मैंने आज के केस में देख रहा हूँ, मैं जो 30 मई को ये लेक्चर बना रहा हूँ, तो जो 29 मई को जो है ना 8,000 एक दिन के केस है, भविष्य में ये केस 20-20, 30-30 हज़ार भी जा सकते हैं भारत में। तो इस प्रकार जो है ना हमको टेस्टिंग को बहुत रैपिड करना होगा, और कम समय में जो है इसको टेस्ट किया जा सके। तो ये एक नई बहुत ही अच्छा इन्वेंशन है। तो देख हम लोग चलते हैं आगे। तो कोविड की गंभीरता में कमी लाने के लिए, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा सीरियसनेस ना हो जाए, तो इसके लिए ICIR जो है ना, ICIR, ISIR है ना, एक ये संस्था है, और IIM जम्मू है ना, और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के साझेदारी के साथ में है ना एक नई चीज़ बनाई गई है, RT-LA, है ना। आप कैसे याद रखेंगे, RT लैंप याद रख लीजिए तो आपको एकदम याद रह जाएगा,
आरटी लैम्प, आरटी लैम्प, RTLAMP, ये क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड लूप मीडिएटेड आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन, तो आरटी लैम्प इसको नाम दिया, राइट। और ये कोविड-19 का, ये जो है ना कोविड-19 का एक नैदानिक किट है। इसका मतलब क्या है? डायग्नोस्टिक, जिसे पता लगाया जाए, डायग्नोस्टिक किट है ये। नैदानिक किट का मतलब क्या होता है? डायग्नोस्टिक किट। तो ISIR और ये जो है इन्होंने ज्ञापन जारी किया है और इसके तहत इन्होंने ये किट बनाया है। ये बहुत ही फास्ट काम करे, माफी चाहता हूँ, है ना। तो देखिए पृष्ठभूमि क्या है कि मतलब है ना बहुत फास्ट जो लॉजिस्टिक और है ना आपूर्ति जल्दी से हो सके और बहुत ही जल्द से जल्द जो है ना रिस्पॉन्स मिल सके, तो इसलिए इस प्रकार के किट लाए जा रहे हैं। तो आरटी लैम्प क्या है? आरटी लैम्प LAMP, आरटी लैम्प है ना। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें भी जो है ना आरटी लैम्प में नाक और गले में से स्क्वैब निकाला जाएगा, जो मैं आपको बता रहा था, पूरा अंदर पेस्ट करके, और न्यूक्लिक एसिड आधारित, न्यूक्लिक एसिड आपको पता है ना, न्यूक्लिक एसिड जिसको फ्रेडरिक मिशर ने खोजा था, है ना। न्यूक्लिक एसिड किसने खोजा? फ्रेडरिक मिशर ने। और न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, DNA और RNA, 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। तो DNA RNA पर आधारित ये जो है एक प्रकार से टेस्ट है। और सिंथेटिक टेम्पलेट्स का उपयोग करते हुए जांच के नुस्खों को विकसित किया जाएगा और तीव्र गति वाला 40 से 60 मिनट के अंदर, और वैसे हमको कितने दिन लग रहे थे? 3 से 4 दिन लग रहे थे, 45 से 60 दिन। तो देखो जो हम लोग पहले जिस किट का यूज़ कर रहे थे RT-PCR, ये पूरा मैंने आपको समझाया हुआ उस लेक्चर में, पहले वाले में, RT-PCR टेस्ट। तो RT-PCR टेस्ट में जो है ना रिपोर्ट जाती है और 3 से 4 दिन में आता है, लेकिन इस 45 से 60 मिनट में और अलग अलग कोने में इसको है ना स्थापित कर दिया जाएगा, ताकि क्या हो, ऐसा ना हो कि जो सैंपल को बहुत दूर भेजने की आवश्यकता पड़े। तो लागत प्रभावी भी है, मतलब कॉस्ट भी कम है, और ये सटीकता के साथ, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ परीक्षण करने की जो है क्षमता रखता है। तो रियल टाइम PCR टेस्ट के बारे में मैं आपको अच्छे से बता ही चुका हूँ। और इसमें जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, मतलब हम लोग जो है ना जो है DNA के बारे में अध्ययन करते हैं। और बहुत ही बुनियादी प्रयोगशाला संरचना में न्यूनतम विशेषज्ञता, मतलब ऐसा कोई स्पेशल व्यक्ति नहीं चाहिए, मतलब पूरा का पूरा एक टेस्ट का किट है जिसमें सिंथेटिक जो है एक प्रकार का सिंथेटिक जो है टेम्पलेट्स को होगा, और उसका उपयोग करते हुए जो है हम लोग इसको टेस्ट कर लेंगे आसानी से, जो सैंपल्स को। और एकल ट्यूब में जांच की जा सकती है। साधारण रंगीन प्रक्रिया है, UV अल्ट्रावायलेट प्रकाश में आसानी से दिखाई दे जाएगा। और हमने क्या देखा था उस सेक्शन में भी, ये देखा था कि किस प्रकार से रंग या कलर चेंज होता है, और यहाँ पर भी कलर चेंज हो जाएगा, मतलब पता चल जाएगा कि व्यक्ति को कोरोना है, और यदि नहीं होता है तो व्यक्ति को कोरोना नहीं है। पिछले दिनों में वुहान जो लैब है वो बहुत ज़्यादा जो है सुर्खियों में रही थी, और यहाँ पर की जो एक बैट वुमेन का मतलब है चमगादड़ महिला। चमगादड़ महिला मतलब ये जिसने ना 2003 के अंदर, 2003 में 2003 में, देखिए 2003 में जो सार्स, जो पहला सार्स का जो केस आए थे, है ना, 2003 में जो केसेस आए थे, उसके बाद से इस महिला ने, इनका नाम है शी जैंगली को ही क्या बोल रहे हैं? बैट वुमन। एक तो पहली बात ये याद रखनी है। और ये वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के डिप्टी डायरेक्टर हैं। और शी जैंगली ये कह रही हैं कि 2003 से लेकर 2004 से इन्होंने जो है ना चमगादड़ पे बहुत रिसर्च की, और उन्होंने देखा कि चमगादड़ जैसे जो जंगली जानवर हैं उनमें कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक, कोरोना जैसे और भी कई खतरनाक वायरसेस मौजूद हैं, और उनका पता समय रहते उनका पता नहीं लगाया गया। तो आने वाले दिनों में इस प्रकार के वायरसेस से, अभी तो एक वायरस है, इस प्रकार के कई प्रकार के वायरसेस आ सकते हैं। तो उन्होंने पूरी दुनिया को आगाह किया है, और महामारी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो वुहान की जो वायरोलॉजी लैब है इसने ये बात कही है। तो शी जैंगली, एक ये शब्द याद रखना, शी जैंगली को बैट वुमेन कहते हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है ना। और अब तक जो है वर्तमान में जो मैं 30 जो है 27-28 मई तक 56 लाख लोग जो है, 56 लाख जो है वो कोविड-19 की चपेट में आ चुके हैं, और 3.5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। 1 लाख से ज़्यादा तो अकेले USA में मर चुके हैं लोग, है ना। तो ये बहुत ही भयानक स्थिति से पूरा दुनिया गुजर रहा है। तो देखिए चमगादड़ जो है, जैंगली ने 2004 में वायरसों पर शोध शुरू किया था और चमगादड़ों पे बहुत अध्ययन किया। 2013 में उनको सफलता मिली, और उन्होंने बहुत सारी बातें जो है
इसके बारे में बताइए। तो शी जेंगली के क्या सजेशन है, तो उन्होंने बताया कि सरकारों को और वैज्ञानिकों को पारदर्शी ट्रांसपेरेंट रुख अपनाना पड़ेगा। जैसे चाइना ने नहीं अपनाया, चाइना ने यदि पहले बताया था तो पूरी दुनिया में इसको रोका जा सकता था, लेकिन उसके कारण पूरी दुनिया में फैल गया है ना। उन्होंने जानबूझ के दुनिया को न बताने के लिए छुपाने की कोशिश की। तो एक तो क्या है, सरकारों को पारदर्शिता का रुख अपनाना होगा। अग्रिम चेतावनी दी है उन्होंने, और इस बारे में यदि ऐसा नहीं किया गया तो बड़ी महामारी फैल सकती है। तो पूरी दुनिया को इस प्रकार की चीज़ों के लिए मिलकर सामना करना चाहिए। अब बात आती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसने हाइड्रोक्लोरोक्विन HCQ जो दवा है, HCQ दवा, इसको जो है ना बिल्कुल खारिज कर दिया है। और भारत में जो ना रोकथाम के लिए भारत में तैयार होने वाली मलेरिया रोधी दवा हाइड्रोक्लोरोक्विन का जो क्लिनिकल ट्रायल है उसके ऊपर पूर्णतया रोक लगा दी। क्यों? क्योंकि देखो हाइड्रोक्लोरोक्विन एक बहुत ही खतरनाक दवा है, और इससे क्या होता है कि यदि व्यक्ति में यदि कोविड-19 के केसेस हैं तो उसको अटैक आने की और संभावना हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ही, देखिए जो मलेरिया की दवाएं हैं वो तो वैसे भी इतनी खतरनाक है, आपको पता होना चाहिए कि वो शरीर में बहुत तेज हार्ट अटैक की संभावना कर सकती है, क्योंकि शरीर में बहुत तेजी से गर्मी उत्पन्न कर देती है इस प्रकार की दवा। तो क्लिनिकल ट्रायल को रोक लगा दी। लेकिन भारत सरकार ने क्या बोला है, भारत का जो ICMR है, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसने बोला है नहीं नहीं भाई अभी हम तो इसी पर काम करेंगे, और हमको देखने में आ रहा है कि बिल्कुल सही काम हो रहा है। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस पर बैन लगा दिया दुनिया के अंदर। जबकि आपको पता होगा USA के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने बहुत ही दरख्वास्त करके भारत से जो है हाइड्रोक्लोरोक्विन की एक बड़ी खेप को मंगवाया था। तो देखिए पृष्ठभूमि क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है क्लिनिकल ट्रायल को अस्थायी रूप से खारिज कर दिया है मरीजों के ऊपर। स्वास्थ्य के क्षेत्र में दुनिया भर में रिसर्च प्रकाशित हुई, और उसमें एक पत्रिका है द लेसेंट नाम की जो पत्रिका है, उसमें शोध रिपोर्ट प्रकाशित हुआ और फ़ायदा मिलने का कोई भी सबूत नहीं मिला, जबकि इसके बनिस्बत रोगियों में ज़्यादा समस्याएं भी उत्पन्न होने लगी। तो ICMR जो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इन्होंने पिछले 1.5 महीने में ये जांच की है, और उन्होंने बोला कि हमने जो है ना संक्रमण रोकने में क्षमता की पुष्टि की है। तो ये ICMR की प्रतिक्रिया है, WHO से बिल्कुल अपोजिट प्रतिक्रिया है ये। तो WHO से जब ये अपोजिट प्रतिक्रिया है तो भारत अभी भी क्या है, और यूं भी बोला भारत के जो ICMR ने कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और एंटीवायरल कैपेसिटी रखती है। तो यह एक जो है अभी भी न्यूज़ इन ट्रांजिशन है, और फाइनली भारत स्वीकार करेगा कि HCQ से सोल्यूशन नहीं होता है। अब आपने एक बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ सकता है कि UN सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड, UN सैन्य मतलब आर्म जेंडर एडवोकेट ईयर ऑफ, है ना, एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड, ये किसको दिया है? ये एक भारतीय सैन्य अधिकारी को दिया गया है। आपको पता होगा शांति सेना जो है उसमें भारत की बहुत बड़ी संख्या है, और जो साउथ सूडान है, साउथ सूडान है ना, साउथ सूडान जिसकी राजधानी जूबा है, साउथ सूडान की राजधानी क्या है? जूबा है ना, और सूडान की राजधानी क्या है? खार्तूम है ना। तो देखिए साउथ सूडान की राजधानी जो कि जूबा है, तो वहाँ पर जो संयुक्त राष्ट्र का जो मिशन है उसमें महिला शांति सैन्य मेजर जो सुमन गवानी, ये नाम याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है किसी भी, सुमन गवानी, तो इनको जो है संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। 2019 के लिए इन्हें चुना गया। तो UN मिस के शांति प्रयासों के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। तो सुमन गवानी याद रखना UN, और क्यों? क्योंकि ये साउथ सूडान में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और ये भारत की सेना में मेजर रही है और शांति सेना के अंदर ये काम करती है ना। और इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई है वो 2016 में हुई, ये बात एक याद रखेंगे। अब देखिए ये भी एक प्रश्न आपके लिए, इन्वेंटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भारतीय मूल के वैज्ञानिक को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पता होगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसके फादर कौन है? जॉन मैकार्थी है ना, जॉन मैकार्थी, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जॉन मैकार्थी। तो जॉन मैकार्थी जो है इसके फादर हैं। तो इस क्षेत्र में भारतीय मूल मतलब ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन जो अमेरिका में आविष्कारक हैं राजीव जोशी, तो ये नाम याद रखना, राजीव जोशी और सुमन गवानी है ना, दोनों नाम याद रखना। राजीव जोशी ने इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में कृत्रिम बुद्धिमत्ताओं में है ना प्रतिष्ठित
इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार पाया। और ये जो है कहाँ काम करते हैं, इनके नाम पर ही जो है 250 से ज़्यादा पेटेंट दर्ज हैं। पेटेंट आपको पता होगा है ना, इनके ऊपर जो है इन्होंने बहुत रिसर्च की होगी और उसके लिए इनका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत कोई भी पेटेंट जारी कर सकता है और उसको कोई और व्यक्ति यूज़ नहीं कर सकता। तो ये जो राजीव जोशी हैं, ये न्यूयॉर्क में IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो कंपनी है, जो कि सबसे ज़्यादा जो है सुपर कंप्यूटर का निर्माण करती है दुनिया में, उसके थॉमसन वॉटसन सेंटर केंद्र में कार्यरत हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फाइनली वी आर कवरिंग ऑल द रिवीजन जो भी हमने पढ़ा है उसका रिवीजन अब हम लोग देखने वाले हैं। तो जितना भी पढ़ा है उसको शॉर्ट क्लिप्स भाषा में हम लोग समझ लेते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, एक तो आप में से कौन लास्ट तक लेक्चर देखते हैं, और उसके अलावा क्या इतने लंबे लेक्चर जो आपके लिए हेल्दी है या नहीं है, बहुत मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये मुझे ज़रूर बताइए। क्योंकि अभी लॉकडाउन के पीरियड में आपके पास इतना समय है कि आप एक चैप्टर को इन डेप्थ, एक सेक्शन को इन डेप्थ पढ़ सकते हैं, तो आपको एक पिक्चर भी क्लियर होती रहेगी। और कभी भी यदि हम लोग वन लाइनर के केस में पढ़ते हैं तो वो एग्ज़ाम में कभी भी हमें हमेशा याद नहीं आता। लेकिन यदि हमने किसी चीज़ को एक बड़े लार्जर पर्सपेक्टिव में पढ़ा है तो वो हम एकदम एग्ज़ाम में क्लिक कर लेंगे। न सिर्फ यहाँ करंट अफेयर बल्कि जो कोर सब्जेक्ट है वहाँ से भी सेक्शन कवर हो रहे हैं। तो लेट्स रिवाइज ऑल द टॉपिक विच वी डिस्कस टुडे। देखिए सबसे पहला आ रहा है इंटरपोल की स्थापना कब हुई है, और अभी हाल ही में जो अपराधी निहाल मोदी है ना, निहाल दीपक मोदी के लिए जो रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया इंटरपोल ने, तो सॉरी ये एक गलती हो गई है मेरे से कि ये इंटरपोल का मुख्यालय जो है ये लियोन फ्रांस में है ना, लियोन फ्रांस में, और 1923 में इसका 1923 में इसकी स्थापना हुई है ना, इंटरपोल की स्थापना है ना। और इसको इंटरपोल नाम कब दिया गया, 1956 में, ये आज ही हमने पढ़ा है ना। भारत में श्रम कानूनों के संदर्भ में चर्चा के लिए जो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका मुख्यालय एक तो आपको पता है मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में है ना। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है, रोम में। और वर्साई की संधि के तहत 1919 में इसको बनाया गया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, वर्साई की संधि के तहत है ना। राजीव जोशी जो हैं इनको इन्वेंटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में, और ये भारत के आविष्कारक है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में। 4.0 जो संस्करण जैम देखिए, गवर्नमेंट ई मार्केट है ना, गवर्नमेंट ई मार्केट के लिए जैम की स्थापना हुई है। तो ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जो मोदी सरकार ने 2016 में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए है ना बनाया, ठीक है। अब देखिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, ये किसमें 1976 में जोड़ा गया था 42वें संशोधन के तहत। तो ऑल इंडिया सर्विसेज जो ऑलरेडी 312 में, इसमें IAS IPS IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज ये सभी आती हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज है ना। इसके बाद में हाइड्रोक्लोरोक्विन को जो है ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्लिनिकल ट्रायल के लिए बिल्कुल तरह से बैन कर दिया है ना, क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ, इस पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन भारत की ICMR अभी भी बोल रही है कि नहीं, अभी हमको इसमें उम्मीद है। और कोविड-19 के जो वेट वुमेन हैं उसको किसको जाना जाता है, शी वेंगली, और ये वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी की डेप्यूटी जो है डायरेक्टर हैं। और मेजर सुमन गवानी, इसको ये भारतीय सेना की अधिकारी हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र का, यूनाइटेड नेशन का सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। और ये जो हैं हमारे जो UN मिस MISS मिशन फॉर साउथ सूडान, इसके लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया मेजर सुमन गवानी ने। CSIR है ना, सेंट्रल इंडस्ट्रियल है ना, सेंट्रल साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR की फुल फॉर्म क्या है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। नेट की जो एग्ज़ाम होता है ना, नेट का जो टेक्निकल एग्जाम होता है वो भी यही कंडक्ट करवाता है। तो सेंट्रल साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च है ना, ये इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च, तो ये CSIR है ना। और इसने RT लैंप को बनाया। चंबा की जो सुरंग है वो चारधाम प्रोजेक्ट के लिए 440 मीटर लंबी है ना। और ये हमारे चाइना से यदि चाइना कोई भी एग्रेशन करता है तो उसके लिए भी हमारे को ये रोड मदद करेगा। तो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ है ना, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इनको हम लोग छोटा चारधाम कहते हैं। और मैंने आपको एक्चुअल चारधाम को अच्छे से समझा दिया। और मत्स्य योजना, ठीक है, फूड एंड
एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसका मुख्यालय रोम में है, उसने हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जो देश हैं वहाँ पे टिड्डियों की चेतावनी जारी की है। तो सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है। तो इस प्रकार जो है टुडेज करंट अफेयर, वी आर कंक्लूडिंग द टुडेज करंट अफेयर। और आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि टिड्डी दल ने किस प्रकार अटैक किया, चार धाम परियोजना क्या है, कैसे काम कर रही है, 12,000 का प्रोजेक्ट जो कि एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। तो इस प्रकार जो है जो एक दो मुझसे गलतियां हो गई है मैं उसको एक बार फिर सुधार देता हूँ। एक तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो है वो जेनेवा में स्थित है। दूसरा पॉइंट जो है इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस में स्थित है। तो ये 2 पॉइंट जरूर आप एक याद रखेंगे। और फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय वो है रोम में। सो विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।